चलो लेट्स स्टार्ट। तो डोमिसाइल जो चैप्टर है, सबसे पहली बात सेक्शन 4 में ये दिया है कि डोमिसाइल ये वाला, अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट का मतलब है कि सक्सेशन जो वसीयत है, फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान की वसीयत है, कोई इंसान की प्रॉपर्टी है, तो वो किसको मिलेगी। अभी सारे लोगों के लिए अलग एक्ट है। जैसे हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, फिर क्रिश्चियनिटी के लिए अलग लॉ है। फिर ऐसे करके अलग अलग लॉज तो है ही, बट इन कॉमन जो लॉ है, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, तो ये इन कॉमन है इंडियन सक्सेशन एक्ट। अब इंडियन सक्सेशन एक्ट में हमने सबसे पहले वसीयत के बारे में पढ़ा, दैट इज़ विल के बारे में देखा था हमने कि विल क्या है। फिर विल के बारे में जब हमने देखा तो हमें पता चला कि विल क्या है। एक आम इंसान, अगर कोई उसकी डेथ होती है, इफ ही इज़ डिसीज्ड, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पे कैसे उसको विल बनाना है, विल को कैसे प्रोबेट कराना है, अगर प्रोबेट में कुछ चेंजेस है तो कैसे कोडिसल करना है। अभी उसी में ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है डोमिसाइल। हम सब डोमिसाइल वर्ड को यूज़ करते हैं। डोमिसाइल बेसिकली यही कहता है कि हम किस जगह पे बॉर्न हुए हैं, वेयर वी बिलोंग टू, हम कहाँ बिलोंग करते हैं, दैट इज़ मीनिंग ऑफ डोमिसाइल। बट हम यहाँ पे ये जो डोमिसाइल पढ़ रहे हैं, ये जनरल डोमिसाइल की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे डोमिसाइल की बात चल रही है एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है उसके हिसाब से डोमिसाइल जो है वो क्या है। अब ये वाला जो डोमिसाइल है उसका सबसे पहला सेक्शन ही ये बोलता है कि इस चैप्टर, ये जो चैप्टर 2 है अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये डोमिसाइल का जो चैप्टर है डज नॉट अप्लाई इफ द डिसीज्ड वॉज हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख और जैन। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात कि ये इसलिए ऐसा है कि डोमिसाइल का जो चैप्टर है, सबके लिए डोमिसाइल तो अप्लीकेबल होता है। अब मैं वापस बता रही हूँ कि ये वाला जो डोमिसाइल है, ये वो डोमिसाइल नहीं है जो हम लोग एडमिशन के लिए डोमिसाइल बनाते हैं कि वी आर बर्थ है, हमारा बर्थ यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है। ये डोमिसाइल उस रीज़न के लिए है कि वो डिसाइड करता है कि जो बंदा एक्सपायर हुआ है उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा इंग्लैंड में एक्सपायर हो गया है और वो इंडियन नेशनलिटी का है, इंडियन डोमिसाइल का है। अब वो फॉरेन में एक्सपायर हुआ है, तो क्या उस पर फॉरेन के सक्सेशन लॉज लगेंगे, फॉरेन का एक्ट लगेगा, या फिर उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। तो ये डिसाइड करने के लिए कि उस डिसीज्ड पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड करने के लिए कौन सा सक्सेशन एक्ट लगेगा, तो जो सक्सेशन एक्ट लगेगा वो डिसाइड करेगा उसका डोमिसाइल, उसके पास कहाँ का डोमिसाइल है, वो कहाँ का किस रीजन को बिलोंग करता है, किस एरिया को बिलोंग करता है, किस कंट्री को बिलोंग करता है। अगर वो इंडिया को बिलोंग करता है और वो हिंदू है तो उसे तो हिंदू एक्ट उसके लिए है। अगर वो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम एक्ट के लिए उसके लिए है। अगर वो बुद्धिस्ट है तो उसके लिए भी अलग से एक्ट है। सिख और जैन जो है वो भी हिंदू एक्ट में कवर हो जाते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल वो क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई और रिलीजन का है, और वो डिसीज्ड पर्सन है, और उसकी डोमिसाइल डिसाइड करना है कि वो कहाँ का है, उसका जो वो कहाँ बिलोंग करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये काम आता है डोमिसाइल का चैप्टर, के पता चलता है कि उस जो भी बंदा एक्सपायर हुआ है वो किस कंट्री को बिलोंग करता था। वो इसलिए निकालने के लिए कि कहाँ की उसके ऊपर लॉ लगेगा, कौन सा लॉ उसके ऊपर लगेगा, वो उसके डोमिसाइल पे डिसाइड होगा कि इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा कि दूसरा कोई कंट्री का लॉ लगेगा। हो सकता है उसके पास प्रॉपर्टी इंग्लैंड में भी हो और इंडिया में भी हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो, तो उसका डोमिसाइल स्टेटस डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होगा या फॉरेन का कोई और एक्ट या फिर कोई और ही एक्ट लागू होगा। तो बेसिकली डोमिसाइल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लॉ रेगुलेटिंग सक्सेशन,
सक्सेशन उसका क्या होगा, उसका जो वसीयतनामा होगा, उसकी जो भी चीज़ें होगी, डिवाइड कैसे होगी प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में, और इसमें ये भी डिसाइड होगा कि उसका डोमिसाइल कहाँ का है, वो किस एरिया को बिलोंग करता है। और नॉट ओनली बिलोंग करता है, अब डोमिसाइल में भी अलग अलग चीज़ें आएंगी, हम देखेंगे इस चैप्टर में कि एक तो होता है डोमिसाइल बाय बर्थ, आपके फादर कहाँ के हैं और आप कहाँ बर्थ हुए हो। हम लोग अगर महाराष्ट्र में बॉर्न हुए हैं, हमारे फादर भी महाराष्ट्र के हैं, तो हम लोग को स्ट्रेट अवे महाराष्ट्र का डोमिसाइल मिल जाएगा। तो फिर हमारे लिए जो है वो ईजी हो जाएगा कि हम कौन सी रीजन को बिलोंग करते हैं, तो वो हमारा डोमिसाइल हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा है जो बाहर भी रहता है, इंडिया में भी रहता है, किसी का फादर दूसरे कंट्री का है, मदर दूसरे कंट्री की है, तो वो डिसाइड करेगा कि डोमिसाइल क्या है, कौन सा होना चाहिए। तो ये सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। नाउ इफ़ सक्सेशन के रिलेटेड जो लॉ है वो रेगुलेट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी को। इमूवेबल प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड बाय एन intestate in India is regulated by law of India। अभी कल परसों जो हमने चैप्टर किया था उसमें हमने देखा था कि इंटेस्टेट मतलब जिसने विल नहीं बना के गया है जो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर मूवेबल नहीं इमूवेबल मतलब लैंड है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, तो ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है which is left behind by intestate in India is regulated by law of India। अगर कहीं विल नहीं है, कुछ भी विल नहीं बना के गया है कोई, तो फिर कौन सा लॉ लगेगा? सक्सेशन एक्ट का लॉ लगेगा। wherever the deceased may have his domicile at the time of his death। तो उसका जो एक्सपायर हुआ है बंदा, उसके एक्सपायर होने के टाइम पे उसका डोमिसाइल कहाँ का था? एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अगर उसका डोमिसाइल इंडिया का था, तो उसकी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सक्सेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, उस पर कौन सा लॉ लागू होगा? इंडियन सक्सेशन एक्ट का लॉ लागू होगा। अब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल मतलब वैसी प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है, जैसे कि गाड़ी है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टीज है। मूवेबल प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड बाय एन इंटरस्टेट एनीवेयर is regulated by the law of the country in which the deceased has his domicile at the time of his death। सेम है कि at the time of his death जो भी उस मरने के टाइम पे वो जिस भी कंट्री को बिलोंग करता था, जिस भी कंट्री का डोमिसाइल उसके पास था, उसी कंट्री का लॉ लगेगा। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, ए हैविंग हिज डोमिसाइल इन इंडिया डाइज इन फ्रांस लीविंग मूवेबल प्रॉपर्टी इन फ्रांस। अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी फ्रांस में रह गई, उसका गहने, गोल्ड, कार, सब कुछ उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रांस में है, बट वो इंडिया का बंदा है, इंडियन डोमिसाइल का बंदा है। और मूवेबल प्रॉपर्टी इंग्लैंड में थी, फ्रांस में थी, एंड प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल एंड इन इंडिया। इंडिया में तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है। मिस्टर ए जो इंडिया का डोमिसाइल वाला बंदा था, वो फ्रांस में एक्सपायर हुआ, फ्रांस में उसके पास कार और सोना था, मूवेबल प्रॉपर्टी थी। इंग्लैंड में उसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी थी, कार था, सोना था। और इंडिया में उसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी भी थी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी थी, मतलब फ्लैट था, बिल्डिंग था, बंगलो था, और कार भी थी और सोना भी था। तो बेसिकली इतनी सारी उसके पास प्रॉपर्टी थी। द सक्सेशन टू होल इज रेगुलेटेड बाई लॉ ऑफ इंडिया। अब इसका पूरी चीज़ों का सक्सेशन ऐसा नहीं होगा कि जो प्रॉपर्टी फ्रांस में है उसके लिए फ्रांस का लॉ लगेगा, जो प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है उसके लिए इंग्लैंड का लॉ लगेगा। उसके लिए क्या होगा, उसका डोमिसाइल स्टेटस डिसाइड करेगा। जैसे कि हमको बताया है इसमें कि डोमिसाइल उसका इंडिया का है, इसीलिए उसके ऊपर लॉ ऑफ इंडिया, इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, एन इंग्लिशमैन हैविंग हिज डोमिसाइल इन फ्रांस डाइज इन इंडिया एंड लीव्स प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल इन इंडिया। तो एक इंग्लिशमैन है जिसका डोमिसाइल फ्रांस का है, वो फ्रांस को बिलोंग करता है, लेकिन वो इंडिया में सिर्फ एक्सपायर हुआ है। उसकी प्रॉपर्टी है इंडिया में, वो है फ्रांस का बंदा, उसकी प्रॉपर्टी मूवेबल भी है, इमूवेबल भी है, दोनों प्रॉपर्टीज इंडिया में है। द सक्सेशन टू द मूवेबल प्रॉपर्टी इज रेगुलेटेड बाय द रूल्स विच गवर्न इन फ्रांस। तो यहाँ पर इंडिया का डोमिसाइल है ही नहीं, तो इंडिया के लॉज उसके ऊपर लगेंगे ही नहीं। तो जो भी फ्रांस में सक्सेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी लॉ है वो
उसके ऊपर लगेगा। एंड द सक्सेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रेगुलेटेड बाय लॉ ऑफ इंडिया। अब जो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब फ्लैट है, बंगलो है, घर है, वो तो मूव नहीं हो सकते फ्रांस में, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी उसको रेगुलेट करेगा लॉ ऑफ इंडिया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वो यहाँ पे उसने ओन की थी, यहाँ पे खरीदी थी, भले ही उसके पास इंडिया का डोमिसाइल नहीं था। तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमें कि अगर जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, कार है, सोना है, वो तो जहाँ पर है वो वहीं पर उसका डीलिंग हो सकता है, वहीं पर वहाँ का लॉ लगा लो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ही इंडिया में है तो वहाँ पे तो फ्रांस का लॉ नहीं लगेगा। इंडिया में प्रॉपर्टी है तो इंडिया का स्टैम्प ड्यूटी, इंडिया का टैक्स, इंडिया का सब कुछ है, और उसने प्रॉपर्टी खरीदी भी इंडिया में है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इंडिया का जो लॉ है वो लगेगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा, और मूवेबल प्रॉपर्टी पे फ्रांस का जो लॉ है वो लगेगा। ठीक है। इफ अ पर्सन डाइज लीविंग मूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, देन इन absence ऑफ एनी प्रूफ ऑफ डोमिसाइल एल्सवेयर, द सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज रेगुलेटेड बाय लॉ ऑफ इंडिया। अब यही बंदा, अगर हम अज्यूम करें कि यही बंदा जो है वो इंडिया में एक्सपायर हो गया और मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ इसकी इंडिया में थी, लेकिन इसके डोमिसाइल का कुछ पता नहीं है। यहाँ पे कैसे इस केस में हमें पता चला कि उसका डोमिसाइल जो है वो फ्रांस का था? अगर हमें पता ही नहीं है कि उसका डोमिसाइल कहाँ का है, डोमिसाइल जो है वो पता नहीं कर पा रहा है कोई भी, इट्स नॉट एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ डोमिसाइल, तो ऐसे केसेस में ऐसे समझा जाएगा कि वो इंडिया का ही डोमिसाइल था और इंडिया का ही लॉ उसके ऊपर लागू होगा। द इंडियन लॉ इज बेस्ड ऑन अ वेल established principles of English law, under which the movables of a deceased are regulated by lex domicili, मतलब law of domicile, and the immovables by the lex certis, the law of place where property is situated. Simple thumb rule यही है कि जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ वहाँ मूव हो सकती है, तो वो डोमिसाइल के हिसाब से कंसिडर करो, डोमिसाइल की उसका जो डोमिसाइल बोलता है उसी कंट्री का लॉ लागू होने दो। और जो इमूवेबल है तो जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ का लॉ एप्लीकेबल करो। इन द केस बिफोर द केरला हाई कोर्ट, the facts were in short as follows. Dr. Krishnan had lived in England from 1920 to 1950, in which year he died intestate. Intestate मतलब कोई will लिखे बिना, कोई वसीयत लिखे बिना this person died. Dr. Krishnan. He had built up a sizable medical practice at Sheffield, where he had bought a building to house his surgery. तो उसने फॉर कोई भी उसके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। द कोर्ट केम टू द कंक्लूजन दैट ही हैड डाइड डोमिसाइल्ड इन इंडिया, एंड द क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड वेदर द हियर्स ऑफ अ शेफील्ड प्रॉपर्टी वर बी रिकॉग्न्ड बाय इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ। द लर्न्ड जज केम टू कंक्लूजन दैट एज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय लेक्स सर्टिस, ये वही बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड वो प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है वहाँ का ही लॉ एप्लीकेबल होगा, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके डोमिसाइल का स्टेटस डिसाइड करेगा। अब लॉ रिलेटिंग टू डोमिसाइल, द टर्म डोमिसाइल इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट में डोमिसाइल का डेफिनेशन कहीं भी नहीं दिया हुआ है। द डोमिसाइल ऑफ अ पर्सन, द प्लेस वेयर ही हैज़ हिज ट्रू फिक्स्ड परमानेंट होम। जब वो बताएगा कि मेरा सही और फिक्स्ड और परमानेंट होम है, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी जगह को डोमिसाइल बोला जाता है। जैसे हम लोग के लिए महाराष्ट्र या इंडिया इज़ आर ट्रू फिक्स्ड एंड परमानेंट होम। भले ही हम फॉरेन जाते रहेंगे, हर महीने जाएंगे, हर साल जाएंगे, हर 6 महीने जाएंगे या हर हफ्ते भी जाएंगे, बट परमानेंट होम कौन सा है? दैट इज़ द डोमिसाइल प्लेस वेयर ही इंटेंड्स रिटर्निंग, जहाँ पे वो वापस आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई 10 साल के लिए भी गया है, लेकिन उसका इंटेंशन है कि आफ्टर 10 years आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया, तो उसका डोमिसाइल जो है वो इंडिया का है। 2 things आर देयरफॉर एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट डोमिसाइल। 2 चीज़ें हैं डोमिसाइल को कंसिडर करने के लिए, एक तो उसका रेसिडेंस, दूसरा इंटेंशन ऑफ मेकिंग इट होम। हो सकता है कोई बंदा 10 साल तक इंडिया में रहा है, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि यहाँ पे मैं परमानेंट होम रहूँगा। वो उसको मालूम है कि वो वापस जहाँ से आया है, फॉर एग्जांपल दुबई से आया है, चाइना से आया है, वो वहाँ वापस जाएगा।
तो उसको पता है अगर कि उसका इंटेंशन है कि वो वापस जाने वाला है, वो परमानेंटली नहीं आ रहा है, उसको यहाँ का डोमिसाइल नहीं चाहिए, भले ही वो 10 साल 20 साल यहाँ पे रह रहा है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो उसका रेसिडेंस, दूसरा उसका इंटेंशन ऑफ मेकिंग इट अ होम ऑफ अ पार्टी that follows therefore that domicile may be acquired by residence, but residence a place does not necessarily make it a place of domicile. जरूरी नहीं है कि वो इंसान इधर रह रहा है तो उसका डोमिसाइल इधर का ही होगा, वो टेम्परेरी भी रह रहा है, वो परमानेंट रह रहा है, लेकिन उसको पता है कि मैं 10 साल 15 साल बाद जाऊंगा यहाँ से, भले उसने घर भी ले लिया है यहाँ पे, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है कि उसका इंटेंशन ये है कि आई विल रिटर्न बैक टू माई ओन प्लेस इन सच। तो इस ऐसे चीज़ में विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ मेकिंग इट परमानेंट होम, वो उसको परमानेंट होम नहीं बनाना चाह रहा है, तो दैट वुड बी दी कंसिडर्ड फॉर कंसिडरिंग द डोमिसाइल स्टेटस। Thus if a person can be said to acquire a new domicile only if he proves two things. एक तो फैक्टम ऑफ रेसिडेंस इन दैट कंट्री, एक तो ये फैक्ट कि उसका रेसिडेंस है इस कंट्री में, दूसरा एनिमस मैंडेड, ये थोड़ा वर्ड कट हो गया है, दैट इज इंटेंशन टू स्टे देयर परमानेंटली और इंडेफिनेटली। दो चीज़ें हैं, एक तो उसका घर होना चाहिए, दूसरा घर है तो वो परमानेंटली या इनडेफिनेटली यहाँ पे रहना चाह रहा है, मतलब जब तक मैं रहूँगा, जिंदा रहूँगा तब तक यहीं रहूँगा, तो परमानेंटली हुआ या इनडेफिनेटली हुआ। और दूसरा रेसिडेंस उसका यहाँ पे होना चाहिए। अब रेसिडेंस जो है वो ओन्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, रेंटल हो, लीज्ड हो तो भी चलेगा, बट उसका पहले तो एक रेसिडेंस जगह होनी चाहिए, एक एड्रेस होनी चाहिए, और दूसरा कि उसका इंटेंशन हो कि वो परमानेंटली या इनडेफिनेटली वहाँ पे रहेगा। It has rightly been observed that domicile is a term which is easy to describe but difficult to define. तो domicile ऐसी चीज़ है जो describe करने में easy है but define करना मुश्किल है। In Halsbury, it is defined that the country in which a person has or is deemed by law to have his permanent house. Halsbury में ऐसा define किया है domicile को कि वो ऐसा कंट्री है, डोमिसाइल मतलब ऐसा कंट्री जहाँ पर वो पर्सन लॉ के हिसाब से उसका परमानेंट घर है, तो वही उसका डोमिसाइल है। तो यहाँ पे फिर डोमिसाइल की अलग अलग मीनिंग्स दी है, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इतना देख लेते हैं। एज रिगार्ड्स द ड्यूरेशन ऑफ अ रेसिडेंस, नो हार्ड एंड फास्ट रूल हैज़ बीन लेड डाउन बाय द कोर्ट्स। कितना टाइम पीरियड का होना चाहिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है। If the intention of permanently residing in a place exists, a residence in pursuance of that intention, however short, will establish a domicile. भले ही वो बंदा साल में 10 महीने फॉरेन में रहता है और 2 महीने इंडिया में रहता है, लेकिन उसका इंटेंशन ये है कि परमानेंट मेरा जो प्लेस है वो इंडिया ही है, आई विल परमानेंटली कम बैक हियर इनडेफिनेटली, मेरा जो परमानेंट प्लेस ऑफ एड्रेस है वो यही है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका डोमिसाइल कंट्री इंडिया है। इन फेडरल कंट्रीज नॉर्मली डोमिसाइल इज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट एंड नॉट ऑफ द कंट्री एज अ होल। और फेडरल कंट्रीज में ऐसा होता है कि डोमिसाइल स्टेट के हिसाब से होता है, नॉट एज अ कंट्री। दस अ पर्सन वुड बी डोमिसाइल्ड इन टेक्सास एंड नॉट इन USA, in Ontario and not in Canada, in Victoria and not in Australia। तो मतलब ये सारे जो फेडरल कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, USA है, वहाँ पे स्टेट वाइज डोमिसाइल मिलता है। एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट केम अप फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वॉज whether in India domicile can only for country as a whole or whether there can be domicile of a particular state in India। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या इंडिया में भी एक कंट्री का एक डोमिसाइल होगा या स्टेट वाइज भी डोमिसाइल होगा। तो इन 1955 इन जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द अपार्ट फ्रॉम इंडियन डोमिसाइल देयर कैन ऑल्सो बी अ डोमिसाइल ऑफ अ स्टेट। तो 1955 से ये स्टार्ट हुआ कि हमको हमारा स्टेट का डोमिसाइल भी मिल सकता है। एक कंट्री का डोमिसाइल तो होगा ही, स्टेट का डोमिसाइल भी होगा, जो हम सबके पास है। महाराष्ट्र का डोमिसाइल जो हम लोग ने, अगर स्कॉलरशिप का किसी ने, जो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा तो उन्होंने अपलोड भी किया होगा, तो वो स्टेट का डोमिसाइल हुआ। तो ये आया 1955 में जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत में, कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इंडियन डोमिसाइल के अलावा स्टेट का डोमिसाइल भी होना चाहिए।
A similar view had been expressed by Bombay High Court in the same year in राधाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो सेम ईयर में 1955 में ही और एक केस आया बॉम्बे हाई कोर्ट का, वो वाला तो सुप्रीम कोर्ट का था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सेम ही चीज़ बोली कि स्टेट का भी डोमिसाइल अलग से होना चाहिए। However, in the later decision in 1957, the state versus Narayan Das Mangilal Dayame, the Bombay High Court gave a judgment to effect that there can be no domicile in state of India. It is observed that it is a total misapprehension of the position of a law in India to talk of a person being domiciled in a province or in a state. तो हाई कोर्ट में एक डिसीजन आया था, एक बात आई थी 1957 में, सॉरी हाँ बॉम्बे हाई कोर्ट में ये बात आई थी कि अगर किसी के पास किसी स्टेट का ये है डोमिसाइल है तो फिर इंडिया के डोमिसाइल की क्या ज़रूरत है। मतलब बट ऑब्वियस है, अगर महाराष्ट्र स्टेट में है कोई तो वो महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है तो ऑब्वियसली उसके पास इंडिया का डोमिसाइल हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि दो डोमिसाइल होने चाहिए। स्टेट का डोमिसाइल है तो स्टेट कम्स अंडर इंडिया, तो इसीलिए इसमें दो अलग चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दिस डिसीजन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट came after the earlier Supreme Court decision which had held to contrary, and Supreme Court decision was not even brought to notice of Bombay High Court in that case. तो ऐसे केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के पास वो जो सुप्रीम कोर्ट का केस था जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, वो वाला केस बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया ही नहीं और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया कि ये टोटल मिस एप्रीहेंशन है कि पोजीशन ऑफ लॉ के लिए कि एक अगर एक प्रोविंस और डोमिसाइल का मिला है तो कंट्री की क्या ज़रूरत है, और अगर कंट्री का मिला है तो स्टेट की ऐसा ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंस ऑफ डोमिसाइल क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ डोमिसाइल इन लॉ ऑफ सक्सेशन, हम अभी इंडियन सक्सेशन एक्ट की हिसाब से ही डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, इज़ ड्यू टू द रूल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इसमें इन्वॉल्व होता है। कोई भी बंदा अगर बाहर कहीं एक्सपायर हो जाता है तो उस पर कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे। That while rights over immovable properties are governed by the law of the country where such properties are situated. Immovable property के लिए तो ठीक है कि जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होंगी वहाँ का ही लॉ एप्लीकेबल होगा, लेकिन मूवेबल्स के लिए सक्सेशन किसको मिलेगा? मूवेबल्स के लिए सक्सेशन उस कंट्री को मिलेगा जहाँ पे उस पर्सन का डोमिसाइल था एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। एवरी पर्सन मस्ट एट ऑल टाइम्स पजेस अ डोमिसाइल। हर एक इंसान के पास ऑल टाइम्स डोमिसाइल होना चाहिए। एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण, अ पर्सन मे हैव नो होम बट ही कैन नॉट बी विदाउट अ डोमिसाइल। एक केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि अगर किसी के पास घर नहीं है तो चलेगा बट डोमिसाइल होना चाहिए। अ पर्सन मे बी वैग्रेंट एज वेन ही लिव्स इन अ याच। हो सकता है कोई घूमते रहते हैं जो लोग कि याच में है, शिप में है, तो उसका कोई घर नहीं है, और अ वैंडरर फ्रॉम वन होटल टू अनदर, जिसका कोई घर नहीं है एक होटल से दूसरे होटल, लेकिन फिर भी उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अब तीन तरह के डोमिसाइल होते हैं। एक तो डोमिसाइल बाय बर्थ जो सेक्शन 6 to सेक्शन 8 आता है, फिर होता है डोमिसाइल बाय चॉइस, दूसरा होता है डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो डोमिसाइल बाय बर्थ तो हमको समझ में ही आ जाता है कि हमारा कहाँ बर्थ हुआ है तो वो हमारा डोमिसाइल हो जाएगा। Now, although a person may have more than one domicile for some limited purposes, for the purpose of succession to movable property, he has only one domicile. ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के पास एक से ज़्यादा डोमिसाइल हो, लेकिन वो अलग पर्पस के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो उसने फॉर द टाइमिंग वहाँ का डोमिसाइल लिया हुआ है, उसका अलग पर्पस होगा। लेकिन हम अगर सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उसका कोई एक डोमिसाइल ही होना चाहिए। सेक्शन 6 therefore lays down that the person can have only one domicile for the purpose of succession to his movable property. This section is based on the English case Somerville versus Somerville. तो ये केस के हिसाब से ऐसा बोला गया था। अब डोमिसाइल बाय ओरिजिन जो होगा वो सेक्शन 7, सेक्शन 8 और ये सेक्शन 7 में दिया है। तो बेसिकली अगर वो कोई बच्चा लेजिटिमेट है तो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा तो उसको डोमिसाइल कहाँ का होगा। इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो, पोस्थोमस चाइल्ड है तो
तो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इज अ लीगल टाई which binds a person at the moment of the birth to a given system of law. जिस भी लॉ सिस्टम में उसका बर्थ हुआ है वो उसका बर्थ डोमिसाइल हो गया, उसका ओरिजिन हो गया. It is a settled principle that no man can without a domicile, and a law attributes a domicile to every child as soon as he is born. तो लॉ उसको जो बर्थ सर्टिफिकेट है एक्चुअली वो एज गुड एज डोमिसाइल ही है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट यही बताता है कि आपका बर्थ कहाँ हुआ है. तो अगर फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट तो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी, वहाँ का कॉरपोरेशन ही देगा. तो अगर वहाँ की म्यूनसिपैलिटी, वहाँ की कॉरपोरेशन मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको दिया है तो दैट इज़ आप जो है आपका डोमिसाइल वहाँ का है. डोमिसाइल का अलग से सर्टिफिकेट बनाना दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. बट आपका डोमिसाइल आपके ओरिजिन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट इज कॉल्ड डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन और डोमिसाइल बाय बर्थ. अब डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड ऑन वेदर सच चाइल्ड इज बॉर्न लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट और पॉस्थुमस. तो लेजिटिमेट चाइल्ड है, नॉर्मल चाइल्ड है. The domicile of the origin of a legitimate child is in the country in which his father was domiciled at the time of his birth. उसके बर्थ के टाइम पे उसका फादर का जो भी कंट्री है, डोमिसाइल कहाँ का है, उस बच्चे का वो ही डोमिसाइल कंट्री है. At the time of birth of A, his father was domiciled in England. तो A's domicile of origin in England, whatever may be द कंट्री इन विच ही वॉज बॉर्न. अगर वो ए जो बच्चा है वो इंडिया में बॉर्न हो रहा है, लेकिन उसका फादर जो है वो उस टाइम पे इंग्लैंड का डोमिसाइल है उसके पास, तो उस बच्चे का ऑटोमेटिकली जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है, वो इंग्लैंड हो जाएगा. मतलब उसके फादर का जो कंट्री ऑफ डोमिसाइल है वो देखा जाएगा. अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है, a domicile of origin of an illegitimate child is in the country in which his mother was domiciled at the time of his birth. तो उसकी मदर का देखा जाएगा कि उसकी मदर का कौन सा, मतलब उसके फादर का पता नहीं है अगर, या श्योर नहीं है, तो उसके मदर का जो डोमिसाइल है जिस भी कंट्री का है वो कंसिडर किया जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ. अगर उसकी मदर का डोमिसाइल फ्रांस का है तो दैट फेलो जो बॉर्न हुआ है वो फ्रांस का डोमिसाइल है. अगर उसकी मदर इंडिया की है तो वो बच्चे का ऑटोमेटिकली इंडियन डोमिसाइल हो जाएगा. पॉस्थोमस चाइल्ड है. पॉस्थोमस का मतलब ये होता है कि वो बच्चा जिसके पैदा होने से पहले ही उसके मदर या फादर एक्सपायर हो गए हो. तो द डोमिसाइल हो सकता है उसकी मदर उसको पैदा करके तुरंत एक्सपायर हो गई, तो दैट वेरी टाइम, सेम टाइम पे वो एक्सपायर हो गए हैं. तो पॉस्थोमस का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आइदर ऑफ एनी वन और बोथ पेरेंट्स अगर उसके एक्सपायर हुए हैं उसके पैदा होने से पहले, तब क्या होगा. द डोमिसाइल ऑफ अ ओरिजिन ऑफ अ पोस्थोमस चाइल्ड इज इन द कंट्री इन विच हिज फादर वॉज डोमिसाइल्ड एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ. उसके फादर की डेथ के टाइम पे वो कौन से कंट्री में डोमिसाइल था उसका फादर, तो वो ही उस बच्चे का जो है वो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन हो जाएगा. As seen above, a person can have only one domicile for the purpose of succession to his movable properties. तो ये हमको पता चला अभी तक कि एक डोमिसाइल होगा, अदर पर्पसेस के लिए डोमिसाइल होने दो कितने भी, बट सक्सेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक डोमिसाइल होगा. It is also to be remembered that once the domicile of origin is ascertained in law, it adheres to the person until such person acquires another domicile either by chance or by operation of law. तो एक तो हमने देख लिया कि डोमिसाइल बाय ओरिजिन जो होता है वो, तो दूसरा ये भी है कि डोमिसाइल बाय चॉइस भी होता है. फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो कुछ टाइम इंडिया में रहता है, कुछ टाइम इंग्लैंड में रहता है, तो उसकी चॉइस है कि उसको कहाँ का डोमिसाइल लेना है. द 4 असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमिसाइल. 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या है डोमिसाइल के. नो पर्सन कैन बी विदाउट अ डोमिसाइल. कोई भी पर्सन विदाउट डोमिसाइल नहीं होगा. कहीं ना कहीं तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, कहीं ना कहीं तो उसकी नेशनलिटी डिफाइन होगी. नो पर्सन कैन साइमल्टेनियसली हैव मोर देन वन ऑपरेटिव डोमिसाइल. एक टाइम पे उसको एक से ज़्यादा ऑपरेटिव डोमिसाइल नहीं होने चाहिए. डोमिसाइल डिनोट्स अ पर्सनस कनेक्शन विथ अ टेरिटोरियल सिस्टम. तो डोमिसाइल ये डिनोट करता है कि उस बंदे का किस टेरिटरी से कनेक्शन है, किस एरिया को बिलोंग करता है वो. द लॉ प्रिज्यूम्स द कंटिन्यूएशन,
rather than a change of an existing domicile. लॉ ये चाहता है कि आप एक ही डोमिसाइल को कंटिन्यू करो, उसको बार बार चेंज मत करो. डोमिसाइल ऑफ चॉइस क्या है? वो डोमिसाइल ऑफ चॉइस इज़ अ डोमिसाइल जहाँ पे अ पर्सन ऑफ फुल एज मतलब माइनर नहीं है वो, एंड साउंड माइंड, अपने दिमागी हालत से ठीक है, acquires by a voluntary choice, अपने मर्जी से वो किसी कंट्री का डोमिसाइल एक्वायर कर रहा है. A person acquires a domicile of when he resides in a country with the intention of residing there permanently or indefinitely. तो वो पर्सन चॉइस कर सकता है डोमिसाइल के लिए जब वो डिसाइड करेगा एक इंटेंशन के साथ कि मैं परमानेंटली या इनडेफिनेटली उस कंट्री में रहना चाहता हूँ, तो वो हो जाएगा उसका डोमिसाइल ऑफ चॉइस. यहाँ पे कोई बर्थ की बात नहीं है, वो डिसाइड कर रहा है कि परमानेंटली मैं इंडिया में रहूँगा, तो वो इंडिया का डोमिसाइल एक्वायर कर सकता है. दस 2 फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर एक्वायरिंग न्यू डोमिसाइल. तो एक तो एक्चुअल उसका रेसिडेंस हो जो फैक्टम हो, एंड इंटेंशन टू स्टे देयर परमानेंटली, तो दैट इज एनिमस मनेंडी. ये दो टर्म्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एक तो फैक्टम और एनिमस मेनेंडी. फैक्टम मतलब उसका एक्चुअल घर यहाँ होना चाहिए, दूसरा एनिमस मेनेंडी मतलब वो परमानेंटली यहाँ पे इनडेफिनेटली रहना चाहता हो उस जगह पे, तो वहाँ का वो डोमिसाइल बाय चॉइस ले सकता है. एक्विजिशन ऑफ डोमिसाइल ऑफ चॉइस, तो कैसे वो अक्वायर करेगा? 2 तरीके से वो अक्वायर कर सकता है. एक तो बाय फिक्स्ड हैबिटेशन जो सेक्शन 10 में दिया है. अ मैन एक्वायर्स अ न्यू डोमिसाइल बाय टेकिंग अप हिज फिक्स्ड हैबिटेशन इन अ कंट्री विच इज़ नॉट दैट ऑफ हिज डोमिसाइल ओरिजिन. तो वो फिक्स्ड जहाँ पे वो ओरिजिन का नहीं होगा तभी तो उसको फिक्स्ड हैबिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना. फॉर एग्जाम्पल कोई चाइना का बंदा है, अब वो चाइना में बॉर्न है, अब उसको इंडिया का डोमिसाइल चाहिए, तो उसको यहाँ पे फिक्स्ड हैबिटेशन बताना होगा. एक तो फैक्टम, एक एनिमस मेनेंडी, एक तो घर और परमानेंट रहने का इंटेंशन. तो ये 2 चीज़ें होगी तो ही फिक्स्ड हैबिटेशन होगा, तो ही तो वो इंडिया का गवर्नमेंट से डोमिसाइल की मांग कर सकता है. However, a man is not to be deemed to have taken up his fixed habitation in India merely by the reason of residing here. सिर्फ यहाँ पे रह लेगा उससे नहीं होगा कि चलो यहाँ पे आया हूँ मैं रहने के लिए, वो इंटेंशन बोलेगा परमानेंट है, नहीं हुआ तो इंटेंशन, तो सिर्फ इस रीज़न से उसका डिसाइड नहीं होगा कि उसके पास एक सिविल, मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स है, तो ऐसी कोई सर्विसेज में है, या फिर और इन एक्सरसाइज ऑफ एनी प्रोफेशन और कॉलिंग, कोई प्रोफेशन की वजह से आया है, मिलिट्री ट्रेनिंग या मिलिट्री में जॉब की वजह से आया है. मतलब वो जो बंदा यहाँ आया है वो किसी जॉब और काम के हिसाब से नहीं आया है और उस हिसाब से रह रहा है और बोल रहा है मुझे डोमिसाइल चाहिए. तो इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट लॉ ऑलवेज प्रिज्यूम्स अगेंस्ट अ चेंज ऑफ डोमिसाइल, एंड इट इज़ ऑन द पर्सन हु रिलाइज ऑन अ चेंज ऑफ डोमिसाइल टू प्रूव दैट ही हैज़ एन इंटेंशन. तो उसको वो जो बंदा डोमिसाइल की मांग कर रहा है, चेंज डोमिसाइल कर रहा है, अभी फॉर एग्जांपल को चाइना में बॉर्न हुआ है और वो मुंबई में आके रह रहा है, तो वो जो डोमिसाइल के चेंज की बात कर रहा है, तो उसके पास 2 इंटेंशन होने चाहिए. एक तो वो बताएगा कि एग्जिस्टिंग डोमिसाइल मैं अबेंडनिंग कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, त्याग रहा हूँ एग्जिस्टिंग जो चाइना का डोमिसाइल है उसको, क्योंकि लॉ ये बोलता है कि एट अ टाइम आपके पास 2 डोमिसाइल नहीं हो सकते हैं. फॉर विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन सक्सेशन एक्ट, मतलब सक्सेशन के रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड. हाँ, उसको पढ़ाई वगैरह के लिए कहीं कुछ और चाहिए वो अलग बात है, बट प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर उसको डोमिसाइल बनवाना है तो वो जो है एट अ टाइम उसके पास एक से ज़्यादा डोमिसाइल नहीं होने चाहिए. इसीलिए वो 2 चीज़ों को अगर बोलेगा, 2 चीज़ों को कंसिडर करेगा. सबसे पहली चीज़ कि अबेंडनिंग हिज एग्जिस्टिंग डोमिसाइल, अपना जो अभी का डोमिसाइल है उसे वो छोड़ रहा है, एंड अडॉप्टिंग द न्यू डोमिसाइल ऑफ चॉइस, और अपने चॉइस का नया डोमिसाइल वो ले रहा है. इन सच केसेस, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस इंटेंशन, द लेंथ ऑफ रेसिडेंस is a factor which a court will consider for inferring an intention to make fixed habitation in particular place. तो ऐसे केसेस में कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो कितने सालों से यहाँ रह रहा है. 6 महीने से रह रहा है और बोलेगा मुझे डोमिसाइल चाहिए, तो नहीं मिलेगा. 5 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, प्रॉपर घर है, शॉप है, सब कुछ है, तो कोर्ट वो डिसाइड करेगी कि उसे डोमिसाइल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. हाउएवर इफ रेसिडेंस इज कपल्ड विथ एन इंटेंशन, हाँ रेसिडेंस भी है उसके पास और वो जुड़ा है उस इंटेंशन से
कि वो रिटर्न टू वंस होमलैंड, वो अपने घर वापस जाएगा, देन इट विल बी नॉट बी द ग्राउंड फॉर इन्फरिंग चेंज ऑफ डोमिसाइल। तो ऐसे केस में उसका डोमिसाइल चेंज नहीं होगा, मतलब इंडिया का डोमिसाइल नहीं मिलेगा। हाउ सो एवर लॉन्ग द रेसिडेंस में भी, कितना भी वो 20 साल से क्यों ना रह रहा हो, लेकिन उसका इंटेंशन ये है कि वो फिर से अपने होमलैंड वापस जाने वाला है, तो उसको यहाँ का डोमिसाइल नहीं मिलेगा। Likewise, residence for a short duration coupled with necessary intention will be sufficient। लेकिन भले ही short duration है यहाँ पे, वो सिर्फ हर 2 महीने ही यहाँ आता है और बाकी के 10 महीने वो दूसरे कंट्री में रह रहा है काम के हिसाब से या कोई भी रीज़न के हिसाब से, तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन भी है लेकिन इंटेंशन दिख रहा है कोर्ट को, तो वो सफिशेंट होगा कोर्ट के लिए उसे नया डोमिसाइल देने के लिए। दस लेंथ ऑफ रेसिडेंस जो है बाई इट सेल्फ, खाली लेंथ देख के डोमिसाइल नहीं मिलेगा कि 20 साल से रह रहा हूँ तो मुझे डोमिसाइल दे दो, वैसा नहीं होगा। तो इलस्ट्रेशन ऑफ रिटेंशन ऑफ ओल्ड डोमिसाइल और इलस्ट्रेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू डोमिसाइल, तो इसमें एग्जाम्पल्स हैं, हम एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। A, whose domicile of origin is in France, comes to reside in India under an engagement with central government for certain number of years। इन फ्रांस का बंदा है और वो इंडिया में आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करने के लिए। इट इज़ हिज इंटेंशन टू रिटर्न टू फ्रांस एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा वो फ्रांस चला जाएगा, तो उसको कोई डोमिसाइल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है ए, हुज डोमिसाइल इज इन इंग्लैंड, गोज टू रिसाइड इन इंडिया फॉर अ पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ पार्टनरशिप विच हैज़ बीन डिसॉल्व्ड with the intention of returning to England as soon as the purpose is accomplished। अभी कोई इंग्लैंड का बंदा है, इंडिया आया है, उसकी कोई पार्टनरशिप थी जो डिज़ोल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो उसको काम ख़त्म करने आया है, वो डिज़ोल्यूशन का पर्पस सॉल्व करने आया है कि कंपनी बंद करके सब पैसे वैसे लेके जाने आया है, तो उसका डोमिसाइल इंडिया का नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ पे परमानेंटली रहना नहीं चाह रहा है, ना ही उसका ऐसा कोई इंटेंशन है। और इलस्ट्रेशन ऑफ एक्विजिशन, न्यू डोमिसाइल कब मिलेगा उसे? ए, हुज डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इज इंग्लैंड, प्रोसीड टू इंडिया वेर ही सेटल एज अ बैरिस्टर और अ मर्चेंट इंटेंडिंग टू रिसाइड देयर ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी वो यहाँ पे ही गुजारना चाहता है एज अ ट्रेडर, एज अ मर्चेंट, और कुछ भी नहीं करे, भले ही रिटायर होके बैठे, लेकिन अगर उसका इंटेंशन है कि अभी के बाद इनडेफिनेटली आई विल रिसाइड हियर, तो ऐसे केस में उसका नया डोमिसाइल बन जाएगा। ए, हैविंग gone to reside in India in circumstances mentioned in illustration B opposite, afterwards alter his intention and take up his fixed habitation in India। अभी यही केस में अगर वो इंग्लैंड से इंडिया आया है, पार्टनरशिप जो उसकी ख़त्म हो गई है उसको वाइंड अप करने आया था, उसका डिसोल्यूशन करने आया था, लेकिन उसने बाद में अपना मन बदल लिया और उसका इंटेंशन ये है कि अभी मैं यहीं रहूँगा, तो ऐसे केस में भी उसको डोमिसाइल जो है वो मिल सकता है। ऐसे ही और थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं। अब एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए, born of British parents in England 1854, came to India in 1880, served as a missionary and except for the visits to England on leave for 6 months। तो 1854 में ब्रिटिश पेरेंट्स के पास इंग्लैंड में बॉर्न हुआ था, इंडिया में 1880 में आया। फिर वो बंदा जो 1880 में आया वो इतने बार वापस गया, 1888, 1894, 1901, 1907, 1911, 1914, 1920, वो कलकत्ता में रहा कंटिन्यूसली फॉर 52 ईयर्स अंटिल हिज डेथ इन 1933। इतने टाइम वो बीच बीच में 6 महीने के लिए जाता था, लेकिन कंटिन्यूसली 52 ईयर्स के लिए कलकत्ता में रहा। द डाइड इंटरस्टेट, वो इंटरस्टेट मतलब विदाउट राइटिंग एनी विल, वो एक्सपायर हो गया। लीविंग मूवेबल्स इन इंडिया एंड इंग्लैंड, उसके मूवेबल इंडिया में भी थे और इंग्लैंड में भी थे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी इंग्लैंड में भी थी। तो कौन से सक्सेशन लॉ एप्लीकेबल होगा ए की प्रॉपर्टी से रिलेटेड? अ पर्सन एक्वायर्स अ डोमिसाइल ऑफ चॉइस व्हेन ही रिसाइड्स इन अ कंट्री अदर देन हिज डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। तो पर्सन के पास चॉइस का डोमिसाइल होता है अगर वो अपने ओरिजिन के कंट्री ऑफ डोमिसाइल में नहीं रह रहा है। अब इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन का डोमिसाइल है इंग्लैंड, तो अब इंग्लैंड में तो वो रह नहीं रहा है, 52 ईयर्स से वो रह रहा था इंडिया में, तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास डोमिसाइल ऑफ चॉइस है कि वो इंडिया का डोमिसाइल भी एक्सेप्ट कर सकता है
और उसे चाहिए तो वो अपने ओरिजिन का डोमिसाइल भी रख सकता है विद द इंटेंशन ऑफ रिसाइडिंग देयर परमानेंटली और इनडेफिनेटली। अगर उसके पास परमानेंटली और इनडेफिनेटली रहने की इच्छा है तो ही वो जो डोमिसाइल बाय चॉइस है उसे अडॉप्ट कर सकता है। इन दिस केस इट अपीयर्स दैट ए डिड नॉट हैव अ डेफिनेट इंटेंशन टू रिटर्निंग टू इंग्लैंड एंड दैट ही केम टू इंडिया टू स्टे इंडेफिनेटली। इस केस में उसको इंग्लैंड जाने का कोई मन नहीं था और वो इंडिया में 52 ईयर्स से रह रहा था और मरने दम तक यहीं पर ही था, मरते दम तक यहीं तक ही था, मतलब वो इंडेफिनेटली यहाँ पे था। तो इसीलिए उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है उसका सक्सेशन इंडियन लॉ के हिसाब से गवर्नड होगा। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इंग्लैंड में है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो इंग्लिश लॉ ही लगेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो यहाँ चल के नहीं आएगी। तो वैसा ही और एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं फटाफट। एन इंग्लिश मैन हैविंग हिज डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इन इंग्लैंड came India for purpose of winding up his business with intention to returning to England as soon as the purpose is accomplished. He, however, last 10 years or more, जो इंग्लैंड से बंदा आया था पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए, वो इधर रह गया तो 10 साल से ज़्यादा भी रहने लगा, वो 10 साल हो गए उसको। डज ही अक्वायर अ डोमिसाइल बाय इंडिया बाय लॉन्ग रेसिडेंस? लॉन्ग रेसिडेंस की वजह से कोई डोमिसाइल मिलता है? नहीं मिलता है। उसका इंटेंशन जो है वो परमानेंट होना चाहिए, इनडेफिनेटली होना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, एक्स हैविंग हिज डोमिसाइल इन इंडिया डाइज इन फ्रांस। इंडिया का डोमिसाइल का बंदा फ्रांस में एक्सीडेंट में मर जाता है, फ्रांस गया था वो, लीविंग हिज कार, गोल्ड वॉच एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स इन फ्रांस। अब वो इंडिया का डोमिसाइल का बंदा था, फ्रांस तो घूमने गया था, और घूमने भी नहीं गया हो, चलो रहने गया हो, लेकिन डोमिसाइल तो उसका इंडिया का है। उसका एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, तो वहीं पर उसकी कार, गोल्ड वॉच, एक्सपेंसिव कपड़े, सब जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है वो फ्रांस में ही रह गई। ही ऑल्सो हैज़ मनी इन सेवरल बैंक इन इंडिया। इंडिया के अकाउंटों में मनी भी है, तो इसका सक्सेशन कैसे रेगुलेट होगा? तो सेक्शन 5 ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के डिसीज्ड पर्सन का उस कंट्री का लॉ लागू होगा जहाँ पे वो डोमिसाइल्ड था एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो डेथ के टाइम पे वो इंडिया का डोमिसाइल था, इसीलिए मूवेबल प्रॉपर्टीज़, उसकी कार, गोल्ड वॉच, एक्सपेंसिव क्लोथ्स और मनी इन सेवरल बैंक्स, उन सब पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा। अब डोमिसाइल ये और एक है बाय स्पेशल मोड, दैट इज़ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के लॉ के हिसाब से भी डोमिसाइल आपको मिलता है। एक तो आपकी बर्थ होगा बाय ओरिजिन, दूसरा आपका चॉइस होगा, और तीसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा। उसके पहले बाय स्पेशल मोड बढ़ते हैं। एनी पर्सन में अक्वायर डोमिसाइल इन इंडिया बाय मेकिंग एंड डिपॉजिटिंग इन अप्रोप्रिएट ऑफिस इन इंडिया। अगर कोई किसी स्टेट गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट में अपॉइंट हो रहा है एज अ ऑफिसर, तो वो बंदा यहाँ का स्पेशल मोड से उसको यहाँ का डोमिसाइल मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट में उसे जॉब मिल गई किसी बड़ी पोस्ट पे ऑफिसर की, तो वो यहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ उसे डिक्लेरेशन भी देनी होती है इन राइटिंग अंडर हिज हैंड ऑफ डिज़ायर टू अक्वायर सच डोमिसाइल। वो अगर चाहता है, डिज़ायर उसकी इच्छा है कि उसे डोमिसाइल मिले यहाँ का, तो ही वो उस कंट्री का डोमिसाइल ले सकता है बाय स्पेशल मोड। However, the person should have been in resident in India for 1 year immediately preceding the time of his making such declaration. तो जिस दिन वो डिक्लेरेशन बनाने वाला है कि मुझे यहाँ का डोमिसाइल चाहिए, तो उसके कम से कम 1 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा हो और ये सर्विस कर रहा हो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट किया हो। ज़रूरी नहीं है जॉब के लिए अपॉइंट किया हो, एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया होगा, कुछ और रीज़न के लिए अपॉइंट किया होगा स्टेट गवर्नमेंट ने। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर उसे अपॉइंट किया है, स्पेशल मोड से भी लोगों को डोमिसाइल दिया जा सकता है। उसको सिर्फ उसको डिक्लेरेशन देनी है और 1 साल उसको यहाँ रहा हुआ हो, उसके बाद ही वो मिनिमम 1 साल रहेगा, उसके बाद वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकता है स्पेशल मोड के हिसाब से। दैट कम्स अंडर सेक्शन 9, 11 to 13। बट अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू बी एम्बेसडर, consul or other representative in other country does not require a domicile of latter country। हाँ, अब जो अगर एम्बेसडर की तरह, अब मैंने एम्बेसडर बोला, बट एम्बेसडर को डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है दूसरे कंट्री की, वो जिस कंट्री से आया है वहीं का ही डोमिसाइल होगा उसके लिए। अब इंडिया के एम्बेसडर्स हर कंट्री में हैं, तो वो लोग हर कंट्री का डोमिसाइल नहीं लेंगे, उनके पास ऑलरेडी इंडिया का डोमिसाइल है। तो कंसोल है, जो भी एम्बेसडर हैं, वो लोगों को नए वाले कंट्री में जहाँ पे वो जा रहे हैं एज अ एम्बेसडर,
तो वहाँ की उनको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। बाई द रीज़न ओनली ऑफ रिसाइडिंग देयर इन परसुएंस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, तो जब तक उसका अपॉइंटमेंट है तब तक ही वो वहाँ पे, जब तक वो एम्बेसडर है इंडिया का, फ्रांस में रह रहा है, इंडिया का एम्बेसडर पाकिस्तान में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, तो उसको उस कंट्री के डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। नॉर डज एनी अदर पर्सन अक्वायर सच डोमिसाइल बाई रीज़न ओनली ऑफ रिसाइडिंग विद दैट पर्सन एज अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली और अ सर्वेंट। तो और ये बंदा खुद तो नहीं डोमिसाइल ले सकता, उसके साथ अगर कोई इंडिया से कोई उसकी फैमिली मेम्बर, उसकी वाइफ, उसका सर्वेंट कोई और भी गया है, तो वो लोग भी डोमिसाइल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एम्बेसडर के साथ गए हैं फॉर द पर्पस, उस जॉब के लिए गए हैं जो एम्बेसडर की है, ना ही कि उधर हमेशा के लिए रहने गए हैं। द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन प्रिवेल्स अंटिल अ न्यू डोमिसाइल हैज़ बीन एक्वायर्ड, तो कभी भी डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन तब तक वैलिड होता है अगर उसने नया डोमिसाइल नहीं बनाया। अगर नया डोमिसाइल बनाया तो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। यूजुअली सबका डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन जो रहता है वो हमेशा रहेगा ही, सिवाय कि वो चेंज करे, या तो फिर बाय चॉइस करे, या तो बाय स्पेशल जो मोड है उससे करे, या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ करे। तो डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सेक्शन 14 से 18 तक आता है। तो ये है डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसे बोलते हैं डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंस, मीन्स डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंट पर्सन्स, दैट इज माइनर्स। जो माइनर होंगे तो उनका तो डोमिसाइल ऑटोमेटिकली वही होगा जो उसके फादर का होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी फादर ने, पेरेंट्स ने डोमिसाइल ले लिया बाय चॉइस, मतलब वो बंदे इंडिया के हैं या फिर बंदे फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के हैं और इंडिया में आके रहने लगे हैं पूरी फैमिली, और वो लोग बता रहे हैं कि एक तो फैक्टम है, मतलब वो उनके पास घर है, और दूसरा ये भी है कि वो इनडेफिनेटली परमानेंटली यहाँ पे रहने चाह रहे हैं। तो अब फादर को अगर डोमिसाइल बाय चॉइस मिल गया तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसके माइनर बच्चे हैं जो डोमिसाइल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे या करेंगे भी तो उनका ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्योंकि उनके फादर को यहाँ का डोमिसाइल मिल गया है, भले ही उनका भी बर्थ जो है वो फ्रांस में हुआ हो या इंडिया में हुआ हो। तो डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंस मीन्स द डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंट पर्सन, दैट इज माइनर्स whose domicile is dependent on the changes with the domicile of some other person, किसी और पर्सन पे डिपेंड है, पेरेंट पे डिपेंड है। तो ऐसे केसेस में जो माइनर्स है या मैरिड वुमेन है या इनसेन पर्सन है, तो उनके जो डोमिसाइल होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उनको जो है वो डोमिसाइल मिलता है। अब माइनर कैन नॉट अक्वायर अ न्यू डोमिसाइल बट हिज डोमिसाइल फॉलोज इनटू द डोमिसाइल ऑफ हिज पेरेंट, तो पहले उसके पेरेंट का डोमिसाइल बनेगा, फिर उस बच्चे का डोमिसाइल बनेगा। पेरेंट का जो भी डोमिसाइल होगा वो ही उस बच्चे का डोमिसाइल होगा। तो उसका डोमिसाइल उसके अभी भी हमने देखा था कि डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन में क्या था कि बच्चे का अगर जन्म भले ही इंडिया में हुआ है लेकिन उसके फादर का ओरिजिन क्या है वो ही उस बच्चे का ओरिजिन होगा। तो ऐसे केसेस में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, मतलब वो बंदा खुद जो माइनर है वो खुद डिसाइड नहीं कर रहा है कि उसका डोमिसाइल क्या है। तो डोमिसाइल, और ये तो चलो इन्फेंट है जो कहाँ पैदा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 साल बाद बच्चा अभी 10 साल का ही है तो उसके पेरेंट्स इधर आ गए हमेशा के लिए रहने के लिए, तो उसके अगर पेरेंट्स ने इंडिया का डोमिसाइल मिल गया है तो उन बच्चों को ऑटोमेटिकली यहाँ का डोमिसाइल मिल गया। हाउएवर the minor's domicile does not change that with that of his parent following 3 cases, 3 केसेस में जो है वो माइनर का डोमिसाइल चेंज नहीं होगा। इफ़ ही इज़ मैरिड और ही होल्ड्स एनी गवर्नमेंट ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, अगर वो माइनर मैरिड है तो उसका जो डोमिसाइल है वो चेंज नहीं होगा। अनमैरिड माइनर है, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन से बंदा आया है, वो 17 साल का है लेकिन वो मैरिड है, तो उसका डोमिसाइल उसके फादर के डोमिसाइल से चेंज नहीं होगा। या फिर वो जो बंदा है वो माइनर है, 17 साल का है, लेकिन वो अंडर गवर्नमेंट जो ऑफिस है किसी एम्प्लॉयमेंट में है। ये इसका मतलब ऐसे इसलिए है कि वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो मैरिड है तो भी वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो जॉब कर रहा है तो भी वो इंडिपेंडेंट है। तो उसको पेरेंट्स के डोमिसाइल की क्या ज़रूरत है, वो खुद का अपना डोमिसाइल बना सकता है। तो माइनर के केसेस में भी 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे वो उसका डोमिसाइल का स्टेटस डिपेंड नहीं होगा। एक तो वो अगर उसकी शादी हो गई है, दूसरा वो किसी एम्प्लॉयमेंट में है, तीसरा
इफ़ ही हैज़ सेट हिमसेल्फ इन एनी बिजनेस, या कोई वो अपनी वो बिजनेस कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट वो माइनर नहीं रहा। अगर वो माइनर रहा ही नहीं है तो उसका डोमिसाइल स्टेटस डिपेंड होगा ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। अब मैरिड वुमेन, बाय मैरिज अ वुमेन इन इंडिया एक्वायर्स द डोमिसाइल ऑफ हर हस्बैंड। तो इंडिया में ऐसा है कि जो उसके हस्बैंड का डोमिसाइल होगा वो ही उस वाइफ का डोमिसाइल होगा, एज लॉन्ग एज शी इज़ मैरिड टू हिम, जब तक वो उसकी साथ मैरिज में है। It follows the domicile of her husband. She automatically changes her domicile whenever her husband changes. तो जब हस्बैंड डोमिसाइल चेंज करता जाएगा, वाइफ का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अ मैरिड वुमन इज डीम्ड इनकेपेबल ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट डोमिसाइल ऑफ हर ओन। तो इसीलिए दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि मैरिड वुमन जो है वो केपेबल नहीं है अपना इंडिपेंडेंट डोमिसाइल बनाने के लिए। जहाँ उसका हस्बैंड का डोमिसाइल होगा वहीं उसका होगा। However, there are two exceptions. इस पे भी दो exceptions है। In following two cases, the wife's domicile does not follow with that of her husband. हस्बैंड के डोमिसाइल पे फॉलो नहीं करेगा वाइफ का डोमिसाइल। कब? सिर्फ दो सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन, अगर कोर्ट ने उनको सेपरेट होने का ऑर्डर दे दिया है। दूसरा, अगर उसका हस्बैंड इम्प्रिजनमेंट में है, जेल में है। इफ़ अ हस्बैंड इज अंडरगोइंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वो कहीं दूसरे कंट्री में या कहीं भी इम्प्रिजनमेंट में है, जेल में है, तो उसकी वाइफ जो है वो अपना डोमिसाइल खुद अपने आप से चॉइस भी कर सकती है, बाय ओरिजिन भी हो सकता है, मतलब उसके हस्बैंड के डोमिसाइल से डिसाइड नहीं होगा। द रीजन अंडरलाइंग अ वाइफ्स इनकैपेसिटी टू चूज एन इंडिपेंडेंट डोमिसाइल सीम्स टू बी कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ अ पर्सन of husband and wife. By entering into marriage, the husband and wife become one in eyes of law. तो ये एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि वाइफ के लिए इनकेपेसिटी क्यों है, कि इंडिपेंडेंट डोमिसाइल क्यों चूज़ नहीं कर सकती। वो इसीलिए क्योंकि लॉ की आंखों में हस्बैंड एंड वाइफ का एक ही डोमिसाइल होना चाहिए और एक ही डोमिसाइल वो लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश लॉ के हिसाब से है बेसिकली। अब इनसेन पर्सनस जो होंगे, कोई अगर मानसिक थोड़े ठीक नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड है, एन इनसेन पर्सन लाइक अ माइनर कैन नॉट अक्वायर अ न्यू डोमिसाइल एक्सेप्ट बाय फॉलोइंग डोमिसाइल ऑफ अनदर पर्सन सच हुज केयर ही इज। तो जिसकी भी वो जो भी उसका केयर टेकर है, जो भी उसको केयर कर रहा है इनसेन पर्सन की, उसके डोमिसाइल के हिसाब से वो अपना डोमिसाइल बना सकते हैं। तो अगर कोई लूनेटिक माइनर है तो वो तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट से ही जो भी उसका डोमिसाइल है वो होगा, और अगर वो वुमेन है तो वो उसके हस्बैंड का डोमिसाइल वैसे भी होता है, चाहे वो इंसेन हो या ना हो। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग जूरिस्ट इन इंडिया वेदर द इंडियन कोर्ट्स वुड फॉलो द इंग्लिश डिसीजन। तो ये इंग्लिश डिसीजन है, अब इंडियन कोर्ट फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, इसीलिए ये बहुत सारे जूरिस्ट के मन में हमेशा डाउट रहता है कि लूनेटिक अगर मेजर है एंड हैज़ अ गार्जियन और कस्टोडियन, तो उसका जो डोमिसाइल स्टेटस है, हिज डोमिसाइल रिमेन स्टैटिक एंड कैन नॉट बी चेंज बाय सच कस्टोडियन टेकिंग अ न्यू डोमिसाइल। तो फॉर एग्जाम्पल कोई इंसेन है, भले ही वो मेजर है, मतलब 18 साल से बड़ा है, वो इंसेन है, और उसका जो गार्जियन है उसका डोमिसाइल फॉर एग्जाम्पल पहले इंडिया का था, तो अब जो इंसेन पर्सन है उसका भी इंडिया का ही डोमिसाइल हो गया ऑटोमेटिकली। अब जो गार्जियन है उसने जाके अपना डोमिसाइल चेंज कर लिया, दूसरे कंट्री में जाके फ्रांस का डोमिसाइल ले लिया, तो उसने डोमिसाइल चेंज करने से इस बंदे का डोमिसाइल चेंज नहीं होना चाहिए, इंसेन पर्सन का। तो ये हमेशा बात कॉन्फ्लिक्ट में रहती है, ऐसा इसमें दिया है। अब समरी तो हमने देख ही ली है, ऑलरेडी देखा है कि एक तो फिक्स्ड हैबिटेशन होगा, मतलब फिक्स्ड परमानेंट डोमिसाइल मिलने के तरीके क्या होंगे। एक तो फिक्स्ड हैबिटेशन है कि आप परमानेंटली वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो और वहाँ पे आपका घर है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस है। फिर दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा कि माइनर जो होंगे वो अपने फादर का उनको डोमिसाइल मिलेगा, जो वाइफ होगी, मैरिड वुमेन होगी, उसके हस्बैंड का डोमिसाइल उसे मिलेगा, सिवाय दो कंडीशंस के। एक, अगर उन लोग सेपरेट हो गए हैं तो वाइफ अपना डोमिसाइल ले सकती है। दूसरा, अगर उसका हस्बैंड जो है वो इम्प्रिजनमेंट में है तो एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। अ लूनाटिक कैन नॉट अक्वायर अ न्यू डोमिसाइल एक्सेप्ट फॉर द डोमिसाइल ऑफ अनदर पर्सन हुज केयर ही इज। तो एक क्वेश्चन है, इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया मैरीज अ गर्ल ऑफ रशियन डोमिसाइल, अ चाइल्ड इज बॉर्न टू देम एट मॉस्को। तो बच्चे का डोमिसाइल क्या होगा?
तो डोमिसाइल विल बी डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। द डोमिसाइल ऑफ क्या, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन क्या बोलता है कि फादर का जो भी डोमिसाइल है उस बच्चे के जन्म के टाइम पे, तो वो ही उसका डोमिसाइल है। तो यहाँ पे ये जो इंडियाज़ एम्बेसडर है, इंडियाज़ एम्बेसडर मतलब इंडिया का डोमिसाइल वाला बंदा है। तो भले ही वो बच्चा मॉस्को में हुआ हो, उसकी मदर रशिया की हो, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके फादर का डोमिसाइल कौन सा था उसके जन्म के टाइम पे, तो उसके फादर का डोमिसाइल इंडियन है, दैट मीन्स इंडियन डोमिसाइल उसके पास था। बर्थ प्लेस ऑफ चाइल्ड इज़ नॉट रिलेवेंट।